नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, पेपर जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का है, मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का पेपर है और रिसेंटली 11 जून 2022 को ये पेपर हुआ है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से संबंधित इसमें टोटल 55 यानी 55 क्वेश्चन आए हैं। हम इन सभी का विस्तार से सॉल्यूशन इसमें करने वाले हैं। कंप्लीट लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है और इसमें उत्तर साथ में दिए हुए हैं। हम सभी क्वेश्चन को कारण सहित एक्सप्लेन करेंगे, आपको उत्तर बताएंगे कि ये इसका आंसर क्यों आया। सो आप इसे कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, मोस्ट सपोर्टिव कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। दोस्तों, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट electricalvk.net पर विजिट करें। इसकी आंसर की PDF आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा पेपर हमें मिला आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश वाले प्लीज़ दोनों इससे कंपैरिजन करें। जैसा क्वेश्चन पेपर हमें मिलता है हम वैसा ही प्रोवाइड करवाते हैं। इसरो का पेपर हमें हिंदी में मिला था। बच्चों की कमेंट्स आए कि इंग्लिश वर्जन प्रोवाइड करवाइए, मैं कहाँ से इंग्लिश लेकर आऊँ। ये पेपर कुछ क्वेश्चन हिंदी में कुछ इंग्लिश में है, तो जैसा है आपके सामने रख रहे हैं। हाँ, एक्सप्लेन हम हिंदी में ही करते हैं, तो आई होप आप अच्छे से समझ पाएंगे। सवाल नंबर 1 कहता है कि कौन सी इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, विद्युत रासायनिक युक्ति पूछा है। दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेल बैटरी रासायनिक युक्ति में ही आती है। हीटर जो है ये उसमें युक्ति की श्रेणी में आएगी। ट्यूब जो है ये अपने वैसे इंडक्टिव लोड होता है इसका, लेकिन गैस डिस्चार्ज की श्रेणी में आती है। और बल्ब, ये लैंप शब्द जो है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, इनकेंडिसेंट लैंप के लिए ही यूज किया जाता है। उदीप्त लैंप के लिए ही इसके चूज किया जाता है। सो ए ऑप्शन सही रहेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल यानी विद्युत रासायनिक युक्ति है, तो सेल अपना यहाँ सही उत्तर होगा। सेकंड सवाल देखिए दोस्तों, क्या पूछा गया कि एक kWh एनर्जी जो होती है वो किसके बराबर होती है। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ और आकर्षित करना चाह रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से देखिए। माय डियर, आपने देखा होगा कई दफ़ा सवाल पूछा गया कि ऊर्जा के लिए सही प्रतीक कौन सा है। आज तक आपने ध्यान से देखा ही नहीं है। दोस्तों, दोनों KW और H तीनों जो है वो कैपिटल लिख देता है। कई बार K और H को कैपिटल लिखता है, W छोटा लिखता है। तो इसको ध्यान से देखिए, ये है एक्चुअल यूनिट जो इन्होंने टाइप की है यहाँ पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, एक KWH एक यूनिट को ही कहते हैं। ये तो सब जानते हो आप, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था, ठीक है ना। 1 kWh इज इक्वल टू 1 BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। एक यूनिट एक KWH ऊर्जा को हम बोलते हैं। इसका मतलब बड़ा सिंपल है कि अगर 1 किलोवाट की पावर 1 घंटे तक कंज्यूम होती है तो 1 यूनिट बिजली खपत कहलाती है। लेकिन दोस्तों, आप तो ध्यान इस तरफ दीजिए, आपके पेपर में सवाल ये हो सकता है कि ऊर्जा की सही इकाई क्या है। तो ध्यान रखें, W जो होता है ना वो कैपिटल होता है, K और H जो है वो छोटा होता है। आई होप आपने इस क्वेश्चन से कुछ अलग सीखा होगा। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। कह रहा है कि एक विद्युतीय अप्लायंसेज यानी उपकरण जो है उनको कैसे कनेक्ट किया जाए ताकि सभी पर एक समान वोल्टेज मिल सके। यानी अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। बहुत बार हम आपसे ये पूछते हैं ना कि समांतर क्रम में कौन सा घटक समान रहता है, और इन्होंने अब की बार यूँ पूछ लिया कि वोल्टेज समान रखना है, इक्विपमेंट को कैसे कनेक्ट करोगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना। पैरेलल में सभी इक्विपमेंट का जो है वो वोल्टेज सेम होता है। इसी तरह से अगर सीरीज़ के बारे में अगर पूछा होता तो यहाँ पर जो है वो एक समान करंट रेटिंग होती है। यानी सभी लोड में से एक समान धारा प्रवाह हो, उन्हें कैसे जोड़ा जाए, ऐसे अगर पूछ लेता तो आपको ए उत्तर करना था। सीरीज़ कनेक्शन के साथ आपको इसमें
जाना था। अगला सवाल, 6 ओम के प्रत्येक 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हुए हैं। यह संयोजन 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में है और 10 वोल्ट आपूर्ति के टर्मिनलों के बीच जुड़ा हुआ है। परिपथ से धारा बताइए। दोस्तों डायग्राम बता देता हूँ कैसे है। एक रेजिस्टेंस यूँ जुड़ा हुआ है, दूसरा यूँ जुड़ा हुआ है और तीसरा यूँ। ये तीनों है दोस्तों 6 ओम के, ठीक है ना। इनके श्रेणी क्रम में यहाँ पर एक 3 ओम का जुड़ा हुआ है। आपने इन सब को यहाँ पर 10 वोल्ट दिया है। अब आपसे करंट पूछी गई है। माय डियर 6 ओम का अगर आप इन तीनों का टोटल निकालते हैं ना, तो समांतर में कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए 6/3 है कि नहीं। जब समान मान का होता है तो क्या करते हो आप, R/N। 6/3 करोगे तो 2 ओम आएगा इनका कुल ओम प्रतिरोध। यानी अब आपका क्वेश्चन इस तरह से बन गया कि एक 2 ओम का और एक 3 ओम का, 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट सप्लाई पर जुड़े हुए हैं। धारा बताओ। तो 2 और 3 5 ओम टोटल रेजिस्टेंस बना, 10 वोल्ट सप्लाई है। करंट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, I = V/R। 10 वोल्ट है और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो उत्तर आएगा 2 एम्पियर। ए ऑप्शन जो है अपना यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और एकदम सरल सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में दे दिया इसलिए आपको अलग लगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि कंड्यूट के अंदर तार खींचने के लिए निम्न में से किस प्रकार के उपकरण का उपयोग करते हैं। दोस्तों सवाल कंड्यूट पाइप वायरिंग से है। और दोस्तों कंड्यूट वायरिंग में जब वायर डाले जाते हैं तो उसके लिए ना एक GI का वायर यूज करते हैं, जिसे इंग्लिश में हम फिश वायर के नाम से जानते हैं। जो भी वायरिंग वाले टेक्नीशियन होते हैं वो इसका सही से आंसर कर सकते हैं। फिश वायर बोलते हैं। ए उत्तर सही हो जाएगा। दोस्तों आपके पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये फिश वायर जो होता है वो किसका बना होता है। तो ये गैल्वेनाइज्ड स्टील या GI गैल्वेनाइज्ड आयरन आप इसे बोल सकते हो। एक वायर होती है जिसको कंड्यूट में पहले डाला जाता है और इसमें अपना कंडक्टिव वायर, चाहे वो कॉपर का हो चाहे वो एल्यूमिनियम का हो, इसके साथ कनेक्टेड होता है। तो ये फिश वायर जब आगे इसमें इंसर्ट करवाते हैं तो पीछे वो तार जो है उसके साथ में आती है, फिश वायर बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला दोस्तों सवाल, एनर्जी मीटर का स्थिरांक यानी मीटर का कांस्टेंट जो है 1000 चक्कर प्रति kWh है। यदि 5 मिनट में 200 चक्कर लगाता है तो बताइए इसकी ऊर्जा आपूर्ति कितनी है। यानी अगर 1000 चक्कर लगा देता है तो 1 यूनिट कंजप्शन माना जाता है। अब इसने ये कहा कि 5 मिनट का तो समय लिया है और 200 चक्कर लगाए हैं, तो बताओ ऊर्जा का मान कितना होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको एक फ़ॉर्मूला बताता हूँ। उस फॉर्मूले की एक सावधानी आपको रखनी होगी, वो ये है कि कभी आपको समय मिनट में दिया होगा और कभी आपको समय सेकंड में दिया होगा। उस दौरान आपको उसमें कुछ परिवर्तन करना है। अभी इस क्वेश्चन में अगर मिनट दिया हुआ है तो फिर मैं आपको मिनट के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि किसी क्वेश्चन में सेकंड दिया हुआ हो तो आपको उसे सेकंड के अनुसार कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। माय डियर फॉर्मूला होता है चक्र इंटू 60। दोस्तों कब की बात कर रहा हूँ मैं, जब समय मिनट में दिया हुआ है। यदि समय सेकंड में दिया होता तो आपको इस 60 की जगह क्या करना है, 3600 कर देना है, बस और कुछ नहीं करना। भाग देना है दोस्तों किसका, टाइम इंटू कांस्टेंट का, समय इंटू नियतांक का भाग देना है दोस्तों इस फॉर्मूले का। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे तो आप इसे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिना आप इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं दे पाएंगे और इस फॉर्मूले के साथ आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा, ये भी मेरा दावा है। सबसे कम समय में आप इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर दे पाएंगे, जो कि समय की भी बचत करेगा और क्वेश्चन को भी बिल्कुल सही करेगा। आइए ज़रा इस फॉर्मूले में आंकड़ा रख करके देख लेते हैं। दोस्तों 200 चक्कर लगाए हैं, 60 से इसे मल्टीप्लाई हमें करना होगा क्योंकि टाइम मिनट में दिया हुआ था, बटे जो समय दिया हुआ है वो 5 मिनट का है, कांस्टेंट जो दिया हुआ है वो है 1000 का।
दोस्तों कैलकुलेशन करके उत्तर का मिलान करो। इसका आंसर 2.4 kWh आ रहा है, जो कि एकदम सही उत्तर है। आपको यहाँ सी उत्तर करना है। फॉर्मूले में परिवर्तन कहाँ है? जब समय मिनट की जगह सेकंड में दिया हुआ हो तो आपको 60 की जगह 3600 करना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ बच्चों ने इस पर ऑब्जेक्शन की भी बात करी, लेकिन यार मैं कितनी बार आपको ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ, पेपर में भी बहुत दफ़ा आया है। दोस्तों इससे सिंपल क्वेश्चन आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। 3 कोर फ्लेक्सिबल केबल में न्यूट्रल तार का कलर आपसे पूछा था और ये बिल्कुल सही है, ब्लू कलर का होता है। अगर लचीली 3 कोर की फ्लेक्सिबल केबल आएगी तो दोस्तों न्यूट्रल के लिए उसमें ब्लू कलर का यूज किया जाता है, याद रखें। सिंगल कोर फ्लेक्सिबल केबल दोस्तों होती है तो उसमें फेज तार जो होता है वो ब्राउन कलर का होता है। मैंने बहुत बार आपको बताया है। रेसवे वायरिंग में न्यूट्रल ग्रे और वाइट कलर का होता है। 3 फेज 4 वायर में अगर बात करें ना तो वहाँ पर न्यूट्रल काले रंग का होता है, ब्लैक कलर का होता है। इजी क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पेपर में बहुत दफ़ा आया है और हमने आपको बताया भी है, फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं। आइए ज़रा अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बैटरी की रेटिंग किस में होती है? ये तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्पियर आवर में होती है, शॉर्ट में हम इसको AH बोलते हैं। एम्पियर आवर जो है ये बैटरी की दक्षता की इकाई भी होती है, वाट घंटे में भी दक्षता होती है। इसका मतलब होता है कि बैटरी इतने एम्पियर का लोड इतने घंटे तक हमें प्रदान कर सकती है, यानी एम्पियर और आवर को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है, दैट्स ऑल। अगला सवाल दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, भारतीय मानक संस्था के अनुसार पावर सब सर्किट में अधिकतम भार कितना हो सकता है? तो वो 3000 वाट का लोड है, किसी को कोई समस्या नहीं है। दोस्तों अगर लाइट एंड फैन का लोड आपसे पूछा होता तो देन आपको आंसर करना था 800 वाट, यानी उस समय हम 800 वाट अधिकतम भार को स्वीकृति प्रदान करते हैं। अगला सवाल है, वोल्टेज ओपन सर्किट के समय 2.2 वोल्ट है, धारा प्रवाहित होती है 0.4 एम्पियर की, सर्किट में से वोल्टेज का मान 1.8 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस की गणना करें। दोस्तों बैटरी में आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है कि EMF में से वोल्टेज को माइनस करके धारा का भाग दे दीजिए, उत्तर आ जाएगा। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि वोल्टेज 2.2 वोल्ट है, EMF टर्मिनल वोल्टेज 1.8 वोल्ट है, 0.4 एम्पीयर का करंट है। दोस्तों जब आप इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं तो आपके सामने ये जो डिफरेंस है ये 0.4 का आ रहा है। देन 0.4 को 0.4 से डिवाइड करोगे तो 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, जैसा कि हमें ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इससे सिंपल उत्तर तो हमें और क्या ही मिलेगा। आसान क्वेश्चन था, मॉडरेट लेवल का था, जिन बच्चों की तैयारी थी वही इसका सही आंसर कर पाएंगे, ये भी एक चीज़ थी। ऐसे तो नहीं था कि हर कोई इस पेपर को अटेंड कर पाए। अगला सवाल देखिए, किसी विद्युत मोटर में कार्बन ब्रशों की भूमिका क्या है? रोल ऑफ कार्बन ब्रशेज, कार्बन ब्रश का रोल क्या है? देखिए दोस्तों कार्बन ब्रशों का रोल ये है कि ये हम बोल सकते हैं कि सॉफ्ट होते हैं कंपैरेटिवली, इससे स्पार्किंग जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अगर हार्ड मटेरियल होगा तो स्पार्किंग ज़्यादा होगी। और तो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे ब्रशों का जो काम होता है दोस्तों वो तो बाहरी सर्किट में करंट प्रोवाइड करवाना है, और मोटर में यूँ कहें कि बाहर से अंदर तक करंट प्रोवाइड करवाना है। लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है कि ब्रश कार्बन की क्यों लिए थे, उसका उद्देश्य क्या था? भूमिका पूछिए ना। कार्बन को मानते हैं कि ये सेल्फ ल्यूब्रिकेंट होता है, स्वसनेक होता है, आसानी से घर्षण को ये जो है वो सहन कर जाता है। आगे देखिए दोस्तों सवाल क्या पूछा। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। अर्थिंग पाइप का डायामीटर पूछा, सामान्य मिट्टी में जो अर्थिंग का पाइप लगाते हैं। अब देखो इसने ये तो बताया नहीं पाइप कौन सा है, नहीं बताए तो जनरली GI को ले लिया करो। दोस्तों GI जो होता है ना उसका डाया होता है 38 mm। कितना होता है?
38 mm। अब समस्या ये हो गई कि यहाँ तो mm में ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे ऑप्शन जो है वो किस में है, इंचेज में है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है 1 इंच जो होती है उसमें 25.4 mm होता है, राइट। देन कर लीजिए कन्वर्ट इसको। क्या करना था हमें, 25.4 mm जो है वो 1 इंच के इक्वल है, ठीक है। तो 1 mm किसके हो जाएगा, 1/25.4। हमें किसको करना है, 38 mm को, तो इसको 38 mm से मल्टीप्लाई कीजिए, लगभग 1.5 इंच इसका उत्तर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आसान सा क्वेश्चन है। सी उत्तर कर देना। अब देखो हमने क्या किया हुआ है, लगभग सब बच्चों को याद था कि अर्थिंग पाइप का जो डायामीटर होता है वो 38 mm। प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ ऑप्शन ही नहीं दिया mm में। बस यही चीज़ें आपको दोस्तों समझने की ज़रूरत होती है और अलग से कुछ भी नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीसी मशीन का कौन सा भाग अधिकतम टेम्परेचर राइजिंग को सस्टेन कर जाता है। समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या था, मतलब ताप वृद्धि को सबसे ज़्यादा जो है वो सस्टेन कर पाता है, वो कौन सहन कर पाता है दोस्तों। तो फील्ड वाइंडिंग आएगी। कारण क्या है माय डियर, जनरली हमने ये माना है कि ऊष्मा जो है वो प्रतिरोध के समानुपाती है। I²RT के बारे में पढ़ा होगा ना हम सब ने। देन सीधी सी बात है कि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं हीटिंग एलिमेंट जो होता है वो कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस वाला। जिसका रेजिस्टेंस हाई है ऊष्मा उसी की हाई होगी, टेम्परेचर उसी का हाई होगा। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसका रेजिस्टेंस हम जनरली हाई मानते हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि डीसी मोटर कौन सी है, मशीन कौन सी है, शंट है या सीरीज है। शंट मशीन के मामले में फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सर्वाधिक होता है, सो मैक्सिमम सस्टेन फील्ड वाइंडिंग के साथ ही जाएंगे। इसमें कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं है, सिंपल क्वेश्चन भी है। 3 सेल है अलग अलग वोल्टेज रेटिंग के, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। कुल वोल्टेज पूछिए, कोई भी सेल उल्टा या सीधा कैसे जुड़ा हुआ है, कहीं पर कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी तो जोड़ दीजिए सबको, 110 वोल्ट हो जाएगा। सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते ही क्यों है, क्योंकि हमें वोल्टेज को इंक्रीज़ करना होता है। तो डी उत्तर 110 वोल्ट यहाँ पर्याप्त है, बिल्कुल कोई समस्या होगी नहीं हमें। दोस्तों पेपर बहुत सिंपल था, बहुत आसान पेपर था, लेकिन केवल उन बच्चों के लिए जिन्होंने तैयारी कर रखी थी। अगर आपने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल नहीं था। लेप वाउंड डीसी जनरेटर में 8 पोल है, धारा के समांतर रास्ते कितने हैं। दोस्तों अगर 8 पोल है तो धारा के समांतर रास्ते भी कितने होंगे, 8 होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें आपको ये नहीं बताया सिंप्लेक्स है कि ड्यूप्लेक्स है। तो लेप वाइंडिंग में समांतर रास्ते पोल की संख्या के बराबर होते हैं। हालांकि पोल इनटू प्लेक्स होता है, वैसे ध्यान रखना। अगर ये ड्यूप्लेक्स होता ना देन हमारा आंसर 16 होता, लेकिन अभी तो ड्यूप्लेक्स दिया नहीं है, यहाँ सिंप्लेक्स का ही आंसर मानेंगे। हाँ, अगर ये वेव वाउंड होता तब कितने करते। वेव वाउंड में धारा के समांतर रास्ते हमेशा कितने होते हैं, 2 होते हैं। सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स कुछ दिया नहीं हो तो हमेशा सिंप्लेक्स मानते हुए ही करना होता है। एंड मल्टीप्लेक्स अगर दे रखा है तो जितनी प्लेक्स दी हुई है आपको उसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बैटरी का सिंबल कौन सा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैटरी सिंबल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी का सिंबल जो है आप कई तरीके से दर्शा सकते हैं। लाइक ऐसे सिंबल होता है जिसमें एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए, है ना। बड़ा पॉजिटिव है और छोटे वाला नेगेटिव मानते हैं। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं ये लैंप का सिंबल है, और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये अर्थ का सिंबल है। ये वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल है, सॉरी पोलराइज्ड कैपेसिटर का सिंबल है। अगर वेरिएबल होता तो बीच में ऐसे एरो का निशान होता, यानी ध्रुवित कैपेसिटर है। उसके बाद में बैटरी का है, उसके बाद में लैंप है, और उसके बाद में अर्थ का प्रतीक है। ये चारों जो है प्रतीक आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगला सवाल पूछा है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें स्टील की कोर काम में क्यों लेते हैं। दोस्तों जो ACSR वायर होता है ना, पूरा नाम एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड है,
एल्यूमिनियम के चालक होते हैं, लेकिन सेंटर भाग जो होता है जिसको हम हमेशा कोर बोलते हैं वो स्टील का होता है और इसका काम होता है लाइन को यांत्रिक मजबूती प्रदान करना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। यानी लाइन में जो यांत्रिक शक्ति है उसकी वृद्धि करेगा। लाइन जो है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ती होगी, सहन कर पाएगी। अगला सवाल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने टेंटेटिव क्वेश्चन जो याद रहे थे उनमें करवाया था ना, तो मैंने यही बताया था आपको। दोस्तों सवाल पूछा है कि क्रॉस हेड प्रकार के स्क्रू है। क्रॉस हेड को हम नॉर्मल भाषा में दोस्तों इसको स्टार वाला पेच बोलते हैं स्क्रू हम तो। ऐसा है ना, इसमें स्टार किसी एक आकृति बनी रहती है, क्रॉस हेड इसी को बोलते हैं, यानी जिसमें बहुत सारे कट लगे हुए हो। सिंपल बात यूँ कहूँ कि ज़्यादा कट वाले स्क्रू जो होते हैं ना, इनके लिए आप कौन सा टूल काम में लेंगे दोस्तों? इनके लिए विशेष प्रकार का स्क्रू ड्राइवर यानी पेचकस आता है जिसे फिलिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर कहा जाता है। मतलब उस स्क्रू ड्राइवर का जो हेड होता है ना वो भी फिर उसी तरह से मल्टी कट वाला ही होता है। तो इसमें वो प्रॉपर साइड बैठ जाता है और कंटिन्यू रोटेट करता रहता है, जिससे स्क्रू को हम ईजीली टाइट कर सकते हैं, ईजीली लूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल मैंने आज से लगभग मैं कहूँ तो 2 वर्ष पहले यानी 2020 में मैंने अर्थिंग का चैप्टर यूट्यूब पर करवाया था। सबसे पहले दोस्तों मैंने अर्थिंग के इन तीनों प्रकार की डिटेल बताई थी। यहाँ सवाल पूछा है कि अर्थिंग फैमिली में कौन नहीं है। दोस्तों अर्थिंग 3 तरह की होती है, टीटी, आईटी और टीएन प्रकार की। तो आईएन प्रकार की कोई अर्थिंग नहीं होती है। दोस्तों इनकी अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा अर्थिंग का प्लेलिस्ट। आप उसमें जाइए। अर्थिंग की लगभग 5 से 6 क्लासेज हमने दी है, तो आप उसे बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सिंपल भाषा में ये तीनों मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको करवाया था, शायद आज तक आपको किसी ने ये चीज़ें पढ़ाई हो, लेकिन फिर भी चीज़ों को एप्रिसिएशन कम मिलता है दोस्तों। जितना हो सकता है आप शेयर ज़रूर किया करें। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करते रहें। अब बहुत सारे अपडेट्स हम वहीं देते हैं। दोस्तों ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप में आपके लिए सूटेबल कोर्स अवेलेबल है। इस तरह की चीज़ें हमने बहुत अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि कौन एक वोल्टेज नहीं है। देखो ईएमएफ विद्युत वाहक बल वोल्टेज में है। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों इसे हिंदी में विभवांतर बोलते हैं, यानी विभव में अंतर। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हिंदी में बोलते हैं विद्युत विभव। तो माय डियर ये तीनों एक ही चीज़ होती है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स नहीं आएगा फिर। एमएमएफ चुंबक वाहक बल। हाँ, अगर एमएमएफ दिया हुआ है तो वो ईएमएफ के समान ज़रूर है, एनालॉग्स टू ईएमएफ ज़रूर है, लेकिन उसकी यूनिट वोल्ट है ये आप नहीं करेंगे। अगला सवाल, लीकेज करंट जो है उसमें अर्थ वायर के थ्रू मानव शरीर की अपेक्षा अधिक धारा क्यों प्रवाहित होती है। सवाल पूछा जा रहा है दोस्तों। इंग्लिश वालों को तो इंग्लिश समझ में आ ही जाएगा। हिंदी वाले क्या पूछ रहे हैं कि मानव शरीर की अपेक्षा अर्थ वायर के माध्यम से लीकेज करंट अधिक क्यों प्रवाहित होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अर्थ वायर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। अर्थिंग का प्रतिरोध जनरली 1 ओम या इससे भी कम होता है, जबकि मानव शरीर का अगर हम सूखी अवस्था में बात करें तो लगभग 500 से 600 किलो ओम होता है दोस्तों, यानी 5 लाख ओम से भी अधिक ओम होता है। गीली त्वचा में भी लगभग 1 किलो ओम है, यानी 1000 ओम तो फिर भी है। यानी गीली त्वचा में ह्यूमन बॉडी की अपेक्षा अर्थ वायर 1000 गुना करंट ज़्यादा प्रवाहित कर सकता है, इतना सक्षम होता है। डी उत्तर करना है। वेरी लो रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल दोस्तों, लैंप का सिंबल निम्न में से कौन है। देखो ये उल्टा है, ये बजर का सिंबल होता है। अगर ये सीधा रखा होता ना
ऐसे इस तरह से, तो ये दोस्तों इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी का सिंबल होता है। ये देखो एलईडी का है, लाइट इमिटिंग डायोड का, और ये है दोस्तों लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का, LDR है ये, ठीक है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, फोटो डायोड नहीं करना है। तो लैंप का सिंबल फिर कौन है, डी ऑप्शन जो है वो आपके सामने लैंप का ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा है, पहला बजर है, दूसरा LED, तीसरा लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर और चौथा लैंप का सिंबल है। ये तो पहले भी जब आया था ऊपर तो मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन कर दिया था। हाँ दोस्तों, 23वां क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है, और हालांकि इतना डीपली कोई जाता भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जब हम सामने फेस करते हैं ना तब समझ में आता है। कोई बात नहीं, मैं ये कहूँगा कि आप इस क्वेश्चन से सीखें, लेकिन भविष्य में इस तरह की गलती ना करें। दोस्तों ये प्रतीक बिल्कुल पोटेंशियोमीटर का ही है, हम इसी के साथ जाएंगे और बिल्कुल सहमत हैं। अब फिर सवाल उठता है कि गुरुजी वेरिएबल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। माय डियर, वेरिएबल रेजिस्टेंस में इतना अंतर है कि उसमें तीर पूरा पार निकला हुआ होना चाहिए। दोस्तों रजिस्टर 3 तरह के होते हैं। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं मैं आपको थोड़ा अलग करके दिखा दूं। नंबर 1 जिस पर मैंने लिखा है ये फिक्स वैल्यू रजिस्टर कहलाता है। नंबर 2 है दोस्तों, ये कहलाता है वेरिएबल रजिस्टर वैल्यू। और नंबर 3 दोस्तों मैंने जिस पर लिखा है इसको बोलते हैं एडजस्टेबल रजिस्टर वैल्यू, यानी ऐसा प्रतिरोधक जिसके मान को हम एक निश्चित सीमा तक ही परिवर्तित कर सकते हो, निश्चित सीमा के अंदर ही समायोजित कर सकते हो, उसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। जिसके मान को हम कितना भी बदल सकते हैं उसे बोलते हैं परिवर्ती प्रतिरोधक। जिसके मान को हम नहीं बदल सकते उसे बोलते हैं फिक्स मान का प्रतिरोधक। अब कन्फ्यूज़न ये है कि हम इसे वेरिएबल रजिस्टर क्यों नहीं बोल सकते। तो दोस्तों इसे वेरिएबल रजिस्टर नहीं, पोटेंशियोमीटर ही कहेंगे। अगर इस तरह से भी सिंबल आ जाए ना तो ये भी पोटेंशियोमीटर ही है। ये वेरिएबल रजिस्टर तब कहलाएगा जब इसमें ये तीर का निशान ऐसे आपका आर पार हो जाए, क्रॉस निकल जाए। और ये इतने डिटेल से हम कभी आगे गए नहीं है, लेकिन अब मैंने इस क्वेश्चन जब पेपर में आया है तो देखो ध्यान से देखा है हम सब ने। मैंने इस पर बहुत एनालिसिस किया और देखा कि इसको इन्होंने क्यों डी उत्तर सही माना, बी को इसने सही क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे कारण यही है, अगर तीर का निशान यहीं कॉर्नर तक सीमित रह गया तो वो पोटेंशियोमीटर है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनने के लिए तीर को ऐसे आर पार निकलना ज़रूरी होता है, दैट्स कंपलसरी। आगे देखिए दोस्तों, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी है, न्यूनतम या अल्पतम मापांक पूछा है वर्नियर कैलिपर का। दोस्तों यहाँ कन्फ्यूज़न क्या है वो मैं बताऊँ, इसमें भी बच्चे बहुत सारे डाउट कर रहे थे। मैंने इसका देखा 2 अलग अलग जगह पर 2 अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिले। ऑप्शन क्या है, जनरली हमें ये कहा गया है कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग टूल है जो अपने डिवीज़न का, दोस्तों डिवीज़न का मतलब होता है विभाजन का, 10वां भाग तक आसानी से माप सकता है। कहते हैं कि अब आपको ये देखना पड़ेगा कि वर्नियर का जो डिवीज़न है वो है किस में। अगर दोस्तों डिवीज़न mm में है देन वो 1/10 यानी 0.1 mm का मेजरमेंट देगा। अगर सेंटीमीटर में है तो 1/10 यानी 0.1 सेंटीमीटर का देगा। ये मैंने दोस्तों देखा है। हालांकि एक जगह जब लिस्ट काउंट मैंने देखा तो 0.01 mm दिया हुआ था। दोस्तों इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसका सेंटीमीटर जो है वो 0.001 बनता है। अगला सवाल है, न्यूट्रल टर्मिनल आपको प्राप्त करना है, कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएं ताकि उसकी सेकेंडरी में न्यूट्रल हमें मिल सके। बड़ा सिंपल है, स्टार कनेक्शन जो है वो 3 फेज़ 4 वायर प्रकार का होता है दोस्तों। सो हमें स्टार में ही न्यूट्रल मिल सकता है और किसी में नहीं मिलेगा। स्टार संयोजन में जोड़ेंगे न्यूट्रल हमें मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम 25 क्वेश्चन ही करेंगे। 30 क्वेश्चन आपको पार्ट सेकंड में प्रोवाइड करवाऊंगा। सो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना, वेबसाइट पर विजिट करें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।